बीसीए करने के बाद आखिर कितनी सैलरी मिलती है पर मंथ? इग्नू से जो बीसीए डिग्री हमें मिलती है क्या वो वैलिड है या फिर नहीं? बीसीए करने के बाद एमसीए करनी चाहिए या फिर एमएससी? बीसीए में आने से पहले कौन से कंप्यूटर स्किल्स आने चाहिए? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इस बार फिर से हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं #BCA क्वेश्चन आंसर्स। तो आज का जो Q&A है वो इस Q&A सीरीज का 29th एपिसोड होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है स्तुति सिंह ने। ये पूछते हैं कि सर बीसीए करने के बाद कितनी सैलरी होगी पर मंथ? तो मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यूरियस रहते हैं ये जानने के लिए कि बीसीए के बाद जो जॉब लगेगी पर मंथ सैलरी आखिर कितनी होगी। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर, आपके पास कौन से टेक्निकल स्किल्स है। दूसरा, जो आपने जॉब क्रैक की है, किस जॉब प्रोफाइल में आप जा रहे हो। कंपनी कैसी है, बड़ी एमएनसी है, मिड लेवल कंपनी है या छोटी कंपनी है, इस पे भी डिपेंड करता है। और आपका जो एंट्री लेवल रोल है वो किस टाइप का है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे आपकी सैलरी डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे हम बीसीए स्टूडेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले है स्किल ओरिएंटेड फ्रेशर्स, यानी कि जिन्होंने किसी टेक्निकल स्किल्स में अपने आप को एक्सपर्ट बनाया है, यानी कि वो वेब डेवलपमेंट साइड है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइड है, फुल स्टैक डेवलपर्स हैं, या फिर उन्होंने किसी और टेक्नोलॉजी में अपने प्रैक्टिकल स्किल्स काफ़ी अच्छे किए हैं। तो जब वो ऐसी जॉब्स में जाएंगे, उनके जॉब प्रोफाइल्स होंगे जैसे कि वेब डेवलपर, जूनियर पाइथन डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर। तो यहाँ पे जो एवरेज सैलरी उनकी रेंज करेगी पर मंथ वो 25,000 से 40,000 रुपए तक जा सकती है। टॉप रिप्यूटेड कंपनीज, एमएनसीज जो ऐसे स्टूडेंट्स को हायर करती हैं उसमें आती है जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, कैपजेमिनी हो गया। इन फर्म्स के साथ आप काम कर सकते हो अगर आप एक स्किल ओरिएंटेड फ्रेशर हो बीसीए कोर्स करने के बाद। अब दूसरी कैटेगरी है कि आप स्किल ओरिएंटेड फ्रेशर तो हो ही, इसके अलावा आपने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की है, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर पाओ। स्टार्टअप्स में और बड़ी एमएनसीज में मेजर फर्क ये होता है कि स्टार्टअप्स में काम बहुत ज्यादा डायनेमिक होता है, आपकी लर्निंग फास्ट होती है, आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में कई बार एक साथ और जल्द से जल्द काम करना रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके स्टार्टिंग सैलरी पैकेजेस हैं वो भी हायर हो सकते हैं। यहाँ पे आपके स्टार्टिंग 40,000 से 50,000 से शुरू हो सकती है। अब तीसरे कैटेगरी के आते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीसीए की पढ़ाई के दौरान इतने ज्यादा टेक्निकल स्किल्स एनहांस नहीं किए हैं, थ्योरी पे ही फोकस किया है और ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है। तो उनको स्किल बेस्ड जॉब्स तो नहीं मिलेंगी, उनको सिंपल जॉब्स मिल सकती है जैसे कि डेटा एंट्री जॉब्स, टेक्निकल सपोर्ट हो गया, बीपीओ जॉब्स हो गया, जूनियर एनालिस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो आपके एवरेज सैलरी पैकेजेस है वो कम रहते हैं, आपको सैलरी 15 से 18,000 रुपए पर मंथ के करीब मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि इन 3 सेगमेंट्स में आप कहाँ पे फॉल करते हैं और आप कितनी एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग बीसीए। सेकंड क्वेश्चन में प्रवीण पूछते हैं कि सीयूटी यूजी और महाराष्ट्र सीईटी, क्या इन दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम होता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सीयूटी यूजी, महाराष्ट्र सीईटी दोनों ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिनके बेसिस पे आप बीसीए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। इनकी क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, ब्रीफ में समझ लेते हैं। सीयूटी यूजी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए कंडक्ट करवाती है। इसका पर्पस होता है कि आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, इनमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन ले पाओ। वहीं एमएसीईटी यानी कि महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे स्टेट सीईटी सेल महाराष्ट्र कंडक्ट करवाता है। और इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप महाराष्ट्र के ही गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। अब इन एग्जामिनेशन के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सीयूटी यूजी में 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में होती है 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 होता है डोमेन टेस्ट जिसमें आपको डिफरेंट डोमेन्स के सब्जेक्ट होते हैं। 23 सब्जेक्ट्स यहाँ पे होंगे जिससे आप मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिलेबस होता है इनका वो 12th बेस्ड होता है। और सेक्शन 3 होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें आपकी रीजनिंग होती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। यहीं पे अगर हम महाराष्ट्र सीईटी की बात करें तो इसके सेगमेंट्स काफी अलग होते हैं। यहाँ पे डोमेन बेस्ड सेगमेंट्स आपके नहीं होंगे। यहाँ पे आपके जो सेगमेंट्स रहते हैं वो रहते हैं इंग्लिश हो गया, इसके अलावा रीजनिंग, जनरल नॉलेज हो गया,
कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम पैटर्न फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो CUET UG में आप 5 से 6 एग्जाम दे सकते हैं, जबकि महाराष्ट्र CET में आपको एक ही एग्जाम देना होता है। दोनों जो एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होते हैं, लेकिन CUET UG में आपको 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन मिलते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन महाराष्ट्र CET में आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना होता है। CUET UG में आपकी -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, महाराष्ट्र CET में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में राहुल पूछते हैं कि सर क्या BCA करने से पहले कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है? अगर ऐसा है तो कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए? क्या कोडिंग की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? तो राहुल, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर आप BCA कोर्स में आ रहे हैं और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, कोडिंग की बेसिक नॉलेज है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए फर्स्ट ईयर काफी आसान हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जिनको कंप्यूटर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कोडिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और बेसिक्स की भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि वो भी इजीली BCA कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है ये फ्रेम ही इस तरीके से किया गया है कि सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर वो BCA कोर्स में आते हैं तो बेसिक से उन्हें चीज़ें सिखाई जाएंगी, तो वो भी चीज़ें सीख सकते हैं अगर उन्हें बेसिक नॉलेज नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, कोडिंग बेशक आपको नहीं आती है, लेकिन बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए, यानी कि कैसे कीबोर्ड चलाते हैं, कैसे डेस्कटॉप को ऑन करते हैं, कैसे फाइल्स को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, ऐसी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। MS ऑफिस, एक्सेल, इन सभी के बेसिक चीज़ें अगर आपको आती है तो ये आपको हेल्प करेगा बाकी एडवांस चीज़ें सीखने में, यानी कि जब आपकी कोडिंग आ रही है तो आपको एटलीस्ट फंक्शनैलिटी पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि इन चीज़ों को चलाना कैसे है, तो आपको डायरेक्ट कोडिंग के कंसेप्ट्स पे अपना दिमाग लगाना होगा। तो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकलता है कि कोडिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप बेसिक से सीख जाओगे, BCA में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, आने से पहले फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर जो है, ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर जो है, वो बेसिक्स क्लियर कर लें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपका काम फास्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मणिशंकर पूछते हैं कि सर BCA करने के बाद MCA करना सही रहेगा या फिर MSc इन डेटा साइंस? तो यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा, ये दोनों जो हायर स्टडीज प्रोग्राम है आफ्टर BCA, ये टोटली डिपेंड करते हैं आपके करियर गोल्स पे, आपके इंटरेस्ट पे, किन टेक्नोलॉजीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, इन सभी फैक्टर्स पे। अब MCA की अगर हम बात करें, यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें आपको कंप्यूटर और कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड एडवांस चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। यहीं पे अगर हम MSc इन डेटा साइंस की बात करें तो ये रिसर्च ओरिएंटेड थ्योरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा होता है, जिसमें आपका जो फोकस प्राइमरी रहेगा वो डेटा साइंस डोमेन पे रहेगा। अब मेन फोकस की अगर हम बात करें इन दोनों प्रोग्राम्स की, तो MCA का जो मेन फोकस रहता है वो रहता है स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री रेडी बनाना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, वेब डेवलपमेंट हो गया, इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन डिजाइनिंग में। MSc इन डेटा साइंस की अगर हम बात करें, ये उन स्टूडेंट्स के लिए फोकस रहती है जो रिसर्च और एनालिटिकल रोल्स में जाना चाहते हैं इन AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इन सभी डोमेन्स में। सिलेबस वाइज किन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ाया जाएगा, किन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, तो MCA में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा, C++, पाइथन, डेटाबेस सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इन सभी के डीप कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। MSc इन DS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फोकस रहता है प्रोबेबिलिटी, डेटा माइनिंग, मशीन लर्निंग, इसके अलावा टूल्स यहाँ पे जैसे कि टेबल्यू, पावर BI, इसके अलावा प्रोग्रामिंग विद पाइथन और R यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो MCA के लिए पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन NIMSET हो गया, जिसके थ्रू आप NIT से MCA कर सकते हैं। इसके अलावा CUET PG हो गया, इसके अलावा IPUCT, TENSET, महाराष्ट्र MCA CET, इनके बेसिस पे एडमिशन पा सकते हैं। MSc इन डेटा साइंस के लिए जो एडमिशन है वो वेरी करता है यूनिवर्सिटी वाइज, इसमें CUET PG भी है, BHU PT भी है, JNU EE भी है। इसके अलावा IITs और IIITs के लिए IIT JAM या गेट के स्कोर एक्सेप्ट किए जाते हैं। जॉब प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो MCA करने के बाद आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, इन जॉब प्रोफाइल्स पे जा सकते हैं। 5 से 6 लाख रुपए एवरेज सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर MCA। MSc इन डेटा साइंस करने के बाद आप एक डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, इन प्रोफाइल्स में जा सकते हैं और एवरेज पैकेज यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 से 8 लाख रुपए के करीब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अक्षय का, ये जानना चाहते हैं कि क्या कंपनीज इग्नू की डिग्री को वैल्यू देती है? तो ऑनेस्ट आंसर यहाँ पे रहेगा कि जी हाँ, इग्नू की डिग्री को वैल्यू दी जाती है, लेकिन किस तरह दी जाती है, किस कंडीशन में दी जाती है, डिपेंड करती है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे। आइए इन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, इग्नू इज अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, यानी कि इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक UGC अप्रूव्ड AICTE DEC NAC
A++ एक्रेडिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि लीगली एंड एकेडमिकली इग्नू की जो डिग्री है वो इंडिया में वैलिड है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, प्राइवेट जॉब्स और फर्दर स्टडीज के लिए। दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट जॉब में 100% वैलिडिटी। एसएससी एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, रेलवे, बैंकिंग, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, इन सभी के लिए जो इग्नू की डिग्री है वो वैलिड होती है, लीगल होती है, क्योंकि ये एक सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है। तीसरा पॉइंट है जॉब्स इन प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज में जब हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इग्नू की डिग्री जो है वो वैलिड तो है, लेकिन वैल्यू की अगर हम बात करें तो वैल्यू यहाँ पे की जाएगी आपके स्किल सेट पे, आपके इंटर्नशिप्स जो आपने कितनी की हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, तो स्किल सेट यहाँ पे फोकस रहेगा। डिग्री वैलिड जरूर रहेगी, लेकिन वैल्यू यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी आपके स्किल्स को। चौथे पॉइंट की बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी। तो जैसे कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे कि कैट हो गया, गेट हो गया, जीआरई हो गया, जीमैट हो गया, एनईटी, जेआरएफ हो गया, इन सभी के लिए इग्नू की जो डिग्री है वो वैलिड मानी जाती है। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इग्नू से अगर आप कोई डिग्री करते हैं तो वो कितनी वैलिड है, इग्नू की डिग्री की कितनी वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का ये Q&A पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BC फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग और इन्फॉर्मेटिव Q&A। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।